नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100% रियल है, 100% यही क्वेश्चन आपके आते हैं और जिनका मैं बिल्कुल रियल आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था। तो इसके आपके जो संगीतकार है वो है एम कीरावानी, ठीक है। जिसने भी इसका लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो नाटू नाटू गाने के संगीतकार एम कीरावानी है और यह गाना साल 2022 में आई फिल्म RRR का गाना है, यानी कि जो ट्रिपल आर मूवी आई थी उसका गाना है, ठीक है। और इस गाने को प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था। प्रेम रक्षित ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो कोरियोग्राफर है, ठीक है। और इस गाने को चंद्र बोस ने लिखा था। इसके साथ साथ इस गाने को जो है गाने वाले का नाम है राहुल सिपलिंगुंज और काल भैरव ने इस गाने को गाया था, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इस गाने को जो जहाँ पे शूटिंग किया गया था वो किया गया था यूक्रेन में, ठीक है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, उनके आधिकारिक निवास स्थान पर इसको शूट किया गया था, ठीक है। और इस गाने को 2023 में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिल मिल चुका है, ठीक है। और ये जो है भारतीय मूल का दूसरा गाना है जिसको जो है जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, ओके। और इसके साथ में देखिए यह जो गाना है, इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चाइल्ड अवार्ड तथा हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। और इससे पहले जो है सबसे पहले जो हमारा गाना था भारतीय संगीतकार का AR रहमान और गीतकार जिसके थे गुलजार थे, ठीक है। जिनको 2009 में आई फिल्म जो थी स्मॉल डॉग मिलेनियस के जय हो गाने के लिए ये ऑस्कर मिला था सबसे पहले, ठीक है। जय हो का एक गाना था, उसके लिए सबसे पहले जो हमको ऑस्कर मिला था। उसके बाद में जो ऑस्कर अवार्ड मिला वो यही गाना आपका है, RR का नाटू नाटू सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपके हमारा जो मौलिक हमारा संविधान है उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है, देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत रखा गया है और इनकी जो संख्या है वो 11 है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको साल 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था, ओके। और इस समिति ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी, ठीक है। और इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सूची जारी की थी उस समय, ओके। और 42वें संविधान संशोधन के जरिए 10वां मौलिक कर्तव्य को संशोधन में जोड़ा गया और उसके बाद 2002 में 86वां संशोधन हुआ और उसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य भी उसमें जोड़ा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, साक्षरता वाला जिला इस बार पूछ लिया है, ठीक है। तो भारत में सबसे साक्षरता वाला जिला का जन्म है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, ठीक है। तो अलीराजपुर जो है जिला वो सबसे कम साक्षरता वाला है। देखिए यदि इस तरह से क्वेश्चन आया तो इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए यदि साक्षरता की बात करें तो अलीराजपुर की जो साक्षरता है वो आपकी है 36.10%, ठीक है। और वहीं यदि पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता हमारी 42.02% और महिलाएं की जो साक्षरता है वो 30.29% ही थी। और अलीराजपुर जो है भारत का सबसे गरीब शहरों में गिना जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है गरीबी का यदि प्रतिशत देखा तो 70% लोग यहाँ के गरीब जनता निवास करती है यहाँ पे, ओके। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित था? ठीक है, तो स्वच्छ भारत का जो अभियान है जो चलाया गया था वो किसके अभियानों से प्रेरित था? किसके विचार थे? महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। क्यों प्रेरित था? ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत जो है स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के प्रचलित था, क्योंकि महात्मा गांधी थे स्वच्छता और स्वच्छ जीवन शैली के विचारों को साकार करने के लिए उन्होंने स्वच्छता अभियान को बनाया था, ठीक है। उनका एक सपना था ये और वे तो हमेशा साफ सफाई स्वच्छता को बढ़ावा देते थे और वह चाहते थे कि भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बने, ठीक है। और उन्हीं के विचारों को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में छोटे छोटे उद्योगों से संबंधित मंत्रालय कौन-सा है? ठीक है? जो छोटे उद्योग हैं उनसे संबंधित मंत्रालय हमारा होता है सूक्ष्म, लघु, मध्य उद्यम मंत्रालय, MSME, ओके। भारत में छोटे उद्योग के मंत्रालय के अंतर्गत हमारा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है हमारा, ठीक है। और यह जो आपका है, ठीक है, यह जो है देश में छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के विकास, संवर्धन और विनिमय के लिए ये कार्य करता है। और इसके क्या-क्या मुख्य कार्य हैं? देखिए इसके जो कार्य होते हैं वो आपके इसके होते हैं नीतियों का निर्माण करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण तथा विकास करना और इसके साथ-साथ तकनीकी सहायता देना, साथ-साथ निर्यात में भी प्रोत्साहन देना। ये क्या है? इसके सारे कार्य हैं, ठीक है। आप रोक कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
और देखिए इसकी महत्वपूर्ण योजनाएँ थी, वो योजना इसकी कौन-कौन सी योजना इसके अंतर्गत कार्य करती हैं? देखिए प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम इसके अंतर्गत कार्य करता है एमएसएमई के अंतर्गत। उसके बाद में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना भी इसके अंतर्गत कार्य करती है और अगली आपकी है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट योजना भी इसके अंतर्गत कार्य करती है और इसके अगली इसकी आती है समर्थ योजना एमएसएमईएस को कुशल बनाने के लिए इस योजना को भी लाया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ ही भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन-सा है? ठीक है? इस बार क्या पूछ रहा है सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, तो इसमें क्या है दमन आपका जो है सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है और ये किसके अंतर्गत आता है? दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। ओके। देखिए दमन जो जिला है भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है और 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 पुरुषों पर सिर्फ 618 ही महिलाएँ यहाँ रहती हैं। ओके। और वहीं जो आपका जो है पदचोरी का जो मह जिला है वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है और यहाँ यदि हम देखें 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएँ यहाँ निवास करती हैं, यानी कि यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? तो यह जो आपकी आधारित थी वो थी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। ठीक है, तो कि अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना का यदि हम कार्यकाल देखें तो 1974 से लेकर 1978 तक इस योजना का कार्यकाल रहा था और इस योजना जो थी रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर आधारित थी। ओके। और इसके साथ साथ ये जो योजना थी वो इस योजना में कृषि उत्पादन तथा रक्षा में भी आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया था। ओके। और इसी योजना के दौरान योजना सहायता के विवरण के लिए भी एक गार्डियल फार्मूला को अपनाया गया था। ठीक। और इस योजना का जो लक्ष्य था वो तो 4.4%, लेकिन जो वास्तविक विकास दर थी वो 4.8% थी, यानी कि जो हमारा लक्ष्य था उससे ज़्यादा ही आया था कुछ। ठीक है। और 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं कितने तरह की होती हैं? ठीक है, तो ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं होती हैं वो सारी प्रतियोगिताएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए इस तरह की 5 प्रतियोगिता होती हैं। पुरुष एकल हो गया, पुरुष युगल हो गया, महिला एकल हो गया और महिला युगल हो गया और मिश्रित युगल हो गया। यानी 5 प्रकार की ये हमारी क्या होती है प्रतियोगिताएं होगी। इनके बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए बैडमिंटन को साल 1992 से ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है और साल 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में बैडमिंटन को प्रदर्शन खेल के तौर पर शामिल किया गया था। ओके। और इसके साथ ही 1992 में बार्सिलोन ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया था। ये भी पॉइंट आपको सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रख लेना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? ठीक है, भारतीय संसद का जो निचला सदन होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं। क्यों निचले सदन कहते हैं? क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और जो राज्यसभा होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं या अपर कहते हैं। ओके, या उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा तथा और लोगों के द्वारा लोगों का सदन भी कहा जाता है और यह भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा के ऊपर सदन को राज्यसभा कहते हैं। ठीक, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है और 552 सदस्यों में से 530 सदस्य जो हमें राज्य के द्वारा चुने जाते हैं और जिसमें से 20 जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 2 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ओके, ये चुने जाते हैं, नामित किए जाते हैं। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा को धन विधेयक पारित करने तथा वित्तीय विधान में से संबंधित मामलों में निर्णय लेने का एक विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये विशेष अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए समानता का अधिकार हमारा जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है विशेष रूप से। और देखिए यदि ऑप्शन 14, 15 और 16 और 17 ये सारे जो अनुच्छेद हमारे हैं, ठीक है, वो सारे क्या है समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आने हैं। ठीक है, तो 14 के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? देखिए ये एक समानता का अधिकार है और ये अनुच्छेद तो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है आप सभी को। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति भी कानून के तहत समान व्यवहार करने से इसको वंचित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद हमारा 14 कहता है। ठीक है, और ये भी कहता है कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और इसके साथ साथ अधिकार लोगों के बीच भेदभाव तथा निराधार अलाव को प्रतिबंधित भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश विद्रोही के समय भारत में कौन पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है, तो बांग्लादेशी विद्रोही के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी? तो उसमें जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल यदि देखा जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक का था। ठीक है, कौन सी योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इस योजना का मकसद था कि
धन तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते असमानता को ठीक करना। ओके, और इसके साथ यह जो योजना की थी वो गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी और उस समय जो थी इंदिरा गांधी की भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और इस योजना का जो लक्ष्य था वो हमारा था 5.6%। और इस योजना में जो प्राप्ति हुई थी वो 3.3% ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए थे, यानी कि इस योजना का जो लक्ष्य था निर्धारित लक्ष्य से हम कम ही प्राप्त कर पाए थे। ठीक है, और इसी योजना के कार्यकाल में जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और इसके साथ साथ इसी योजना के कार्यकाल में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बास्केटबॉल में जिन रिंग में गेंद डाली जाती है उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो उसकी ज़मीन से ऊँचाई होती है 10 फीट। ठीक है, यानी कि प जीरो 3.05 मीटर उसकी जो होती है ऊँचाई होती है। अगर मीटर में पूछी जाए तो ये आपको याद रखना है, फीट में तो 10 फीट। ओके, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो बास्केटबॉल का रिंग होता है उसको लूप भी कहा जाता है। ठीक है, और बास्केटबॉल के रिंग का जो व्यास होता है वो 46 सेंटीमीटर का होता है। और इसके साथ-साथ ही देखिए, जो बास्केटबॉल के रिंग के साथ एक गोला हुआ जो नेट होता है, ठीक है, उस नेट के नीचे का जो व्यास होता है वो 15 से लेके 18 इंच तक का होता है और इस 18 इंच तक की उसकी लंबाई होती है। ठीक है, नीचे जो रिंग लगता है, ठीक है, यानी कि जाल लगता है, जाल जो लगता है उसकी लंबाई होती है। ठीक है, 15 से लेके 18 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, और बास्केट बॉल की रिंग की जो कोर्ट का अंत लाइन से 1.2 मीटर तक अंदर रखा जाता है। ठीक है, और बास्केटबॉल रिंग की 2 अंतर लाइनों और तथा बेस लाइनों के मध्य बिंदु पर भी इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। ठीक है, जो काम की गारंटी सिर्फ एक ही भारत में योजना आई है, वो क्या है, मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा, वो उसके बाद में चेंज कर दिया, अब मनरेगा हो गया। कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी वो 2005 में आया था और 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका जो अध्ययन किया था हमारे हिप्पोक्रेटस और गैलन नामी वैज्ञानिक, तो दो वैज्ञानिक थे। आपका हो सकता है एक भी वैज्ञानिक पूछा गया हो। ठीक है, तो प्राचीन काल में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले हिप्पोक्रेटस और गैलन नामक प्राचीन चिकित्सकों ने किया था। ओके, और इसके साथ साथ देखिए इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी जानकारी देखना। देखिए, हिप्पोक्रेटस जो है वो इसे चिकित्सक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।